I propose to increase the rebate limit to 7 lakh. बजट में 7 लाख तक की छूट की अनाउंसमेंट के वक्त सबके चेहरे पर मुस्कान थी, यहां तक कि फाइनेंस मिनिस्टर के चेहरे पर भी। इन लोगों की मुस्कान को देखकर आम टैक्स पेयर भी खुश था, जो बेसब्री से पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में ऐलान का इंतजार कर रहा था। जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर ने 7 लाख तक जीरो टैक्स की घोषणा की, शेयर मार्केट सहित सबने झूमकर स्वागत किया। लेकिन जब धीरे धीरे बजट का फाइनल प्रिंट आने लगा तो मार्केट के साथ अपर मिडिल क्लास का मुंह भी उतर गया। बजट में वैसे तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लगा। नमस्कार, मैं कृतिका रावत और आप देख रहे हैं इजी ज्ञान। लोगों को ये समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि ये 7 लाख इनकम मैक्सिमम छूट की लिमिट है, जबकि ऐसा नहीं है। मैक्सिमम छूट की लिमिट तो 3 लाख ही है, जो नई टैक्स रजीम का पहला रेंज है। ये जो 7 लाख की छूट है वो आर्टिकल 87A के अंडर स्पेशल छूट दी गई है। पिछली बार भी 5 लाख तक के इनकम पर जीरो टैक्स की छूट भी ऑटोमेटिक नहीं थी, बल्कि आर्टिकल 87A के तहत थी। ये छूट अपने आप नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट नहीं है। इसे रिटर्न में आपको क्लेम करना पड़ेगा। अगर आपसे क्लेम करना छूट गया तब आपको 7 लाख पर भी टैक्स देना पड़ सकता है। मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि आपकी इनकम 7 लाख के अंदर है तो ही आप आर्टिकल 87A का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो टैक्स में 25,000 रुपए तक की छूट देता है। मतलब अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो आपका 25,000 टैक्स देने का प्रावधान बना रहेगा, लेकिन आर्टिकल 87A के तहत छूट क्लेम करेंगे तो आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। अगर आपकी इनकम 8 लाख है तो इस आर्टिकल का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जो टैक्स आपका बनेगा उस पर आपको छूट नहीं मिलेगी। सैलरी वालों के लिए लिमिट 7 लाख की जगह 7.5 लाख समझिए, क्योंकि पहले जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन नए रेजीम में नहीं मिलता था वो अब दे दिया गया है। सरकार इस न्यू रेजीम को अट्रैक्टिव बनाकर टैक्स पेयर को इधर शिफ्ट करना चाहती है, इसीलिए सरकार ने इसे बाय डिफॉल्ट ऑप्शन बना दिया है। अगर आपको पुराना रेजीम चाहिए तो आपको इसे इस बार ऑप्शन के रूप में चुनना पड़ेगा, वरना नई रेजीम वाली कैलकुलेशन ही आपका टैक्स सॉफ्टवेयर करेगा। अगर आप सोचेंगे कि इन दोनों रेजीम में हमारे लिए बेहतर कौन है, इसका जवाब है कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी टोटल सैलरी या इनकम कितनी है और उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आपका HRA और होम लोन की छूट ज़्यादा है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए पुराना रेजीम ही बेहतर हो, क्योंकि जैसे ही आप नए रेजीम में आते हैं तो अनेक प्रकार की छूट से आप हाथ धो बैठते हैं। अगर आप पहले से इन्वेस्टमेंट और होम लोन या होम रेंट की छूट ले रहे हैं तो नया रेजीम आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। इसका कारण है कि नए रेजीम में सीधे सीधे कुल इनकम को ही टोटल टैक्सेबल इनकम मान लिया जाता है, जबकि पुराने रेजीम में टैक्सेबल इनकम टोटल इनकम में से छूट घटाने के बाद आती है। एग्जाम्पल के तौर पर 2 लोग हैं, दोनों की सैलरी 15.5 लाख है, दोनों की रिबेट्स 5 लाख तक हैं, जिसमें आर्टिकल 80C, 80D, होम लोन, इंटरेस्ट और अन्य छूट हैं। ऐसे में इस 15.5 लाख की इनकम पर पुराने रेजीम वाले को 1,12,500 टैक्स देना पड़ेगा, जबकि नए रेजीम वाले को 1.5 लाख टैक्स देना पड़ेगा। न्यू टैक्स रेजीम लगभग छोटी बड़ी मिलाकर 70 प्रकार की डिडक्शंस और रिबेट्स नहीं देती है, जिसमें मोटा मोटी आर्टिकल 80 के इंपॉर्टेंट रिबेट्स जैसे होम लोन, इंटरेस्ट, HRA, LTA एटसेट्रा शामिल है। बजट में दी गई न्यू टैक्स स्कीम दरअसल लोअर मिडिल क्लास के लिए ठीक है, जो कि देश की एक बड़ी आबादी कवर करता है, जिनकी मंथली इनकम या सैलरी 50 से 60 हजार के आसपास है। ऐसे में इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ेगी इनका टैक्स भी बढ़ेगा और फ्यूचर में इन्हें कोई छूट भी नहीं मिलेगी। करेंटली देखें तो इस लोअर मिडिल क्लास के हाथ में पैसा बचेगा, जो मार्केट के कैश के फ्लो को बनाकर रखेगा। इससे खतरा जो दिख रहा है वो ये कि पहले टैक्स बचाने के लिए जो बीमा या बाकी इंफ्रा में जो आम आदमी इन्वेस्ट करता था वो अब उनकी चॉइस हो जाएगी, और इससे हो सकता है कि इंश्योरेंस और बॉन्ड सेक्टर में लोगों के इन्वेस्टमेंट में कमी आए। एक सैलरी टैक्स पेयर को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये न्यू रेजीम 2023 और 24 से बाय डिफॉल्ट दे दिया गया है, तो साल के शुरुआत में ही उसे अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा कि वो कौन सा टैक्स रेजीम चुन रहा है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय वो अपनी पसंद बदल सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो कंपनी बाय डिफॉल्ट न्यू रेजीम होने के कारण उसी के हिसाब से ही टीडीएस काटेगी। उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आईटीआर फाइल करते वक्त आपको कौन सा टैक्स रेजीम सिलेक्ट करना है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इजी ज्ञान को और टैक्स रिलेटेड किसी भी इशू के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताइए, सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट। थैंक यू।